बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन, पाकिस्तान और दुनिया के साथ। आज दो अहम मौज़ूओं के ऊपर हम बात करेंगे। पहला मौज़ू इनफैक्ट सारे इंटरनेशनल मीडिया जिसे कवर कर रहा है वो मोदी साहब का विज़िट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाज़ाब्ता पहला सरकारी सफारती सतह का विज़िट ये आपको नज़र आता है। इसके असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर और रीजन की सिक्योरिटी के ऊपर क्या पड़ेंगे, और क्या मोदी ने हासिल किया और क्या खोया, और उसमें क्या हकीकत है और क्या ज़्यादा एक किस्म का प्रोपेगेंडा है, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा जो अहम मौजू है वो वैगनार की बगावत है प्रेसिडेंट पुतिन के ख़िलाफ़। इन दोनों मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं अपने आने वाले एक अहम मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं चाहता हूँ कि पहले हम बात करें जो वैगनार की बगावत है पुतिन के ख़िलाफ़। ये चूँकि बहुत अहम है। एक तरफ तो यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है, और जब रूस बरसर पैकार है यूक्रेन की जंग के अंदर यूक्रेन के ख़िलाफ़, और उस दौरान ये बगावत होना, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है पुतिन साहब की जो ग्रिप है हुकूमत के ऊपर, और वॉर की कामयाबी उन्हें हासिल हो रही है नहीं हो रही, इसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अलबत्ता अचानक वैगनार के जो सरबराह है फरगोनस, उन्होंने कहा कि वो तस्फ़िये की तरफ जा रहे हैं। वो चाहते हैं खून रेज़ी से बचा जाए, दारुल हुकूमत में किसी किस्म की भी खून रेज़ी न हो, और उन्होंने वापसी का रास्ता अख्तियार किया। बुनियादी तौर पे जो इख्तलाफ शुरू में सामने आया वो ये आया, उनका इल्ज़ाम ये था कि रूसी फ़ौज जानबूझकर उनके ऊपर हमला कर रही है। उस हवाले से उन्हें इंसाफ दरकार है, और उसके बाद उन्होंने मास्को की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। तकरीबन 200 किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा करने का दावा किया, बहुत सी फ़ौजी तनसीबात को भी अपने कब्ज़े में लेने का दावा किया। इस दौरान बेलारूस ने अपना किरदार अदा किया, और बेलारूस के सदर ने तस्फ़िया करवाया, और थोड़ी ही देर के बाद फिर क्रेमलिन से भी ये बयान जारी हुआ कि वैगनार के जो सरबराह हैं वो वापस चले जाएंगे बेलारूस, और इस ग्रुप के अंदर जो जो शामिल हुए थे बगावत के अंदर उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो कहा जा रहा है कि या तो ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और इस दौरान एक न्यूज़पेपर की ये भी रिपोर्ट है कि तकरीबन $6.2 बिलियन के अकाउंट्स के अंदर एरर आ रही है, जो कि यूक्रेन को फंडिंग की गई है अमेरिका की तरफ से। क्या वो $6.2 बिलियन इस वक्त रूसी फ़ौज के हाथ में है? और अगर ये हकीकत भी है तो सदर पुतिन के ऊपर उठाए जाने वाले सवालात कि उनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है हुकूमत के ऊपर, मेरा ख़्याल है वो सवालात मान पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि इस तरह की जो प्राइवेट मलेशियाज़ हैं, जो कि ख़ुद रूस के कानून के अंदर भी जिसकी इजाज़त नहीं है, और इसी तरह की हमें एक प्राइवेट मलेशिया ब्लैक वाटर की सूरत में अमेरिका में नज़र आती है, तो क्या पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी इस तरह की प्राइवेट मलेशिया रखने की इजाज़त है? और अगर इस तरह की अगर छोटे ममालिक रखते भी हैं तो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है और इस तरह की मलेशियाज़ को कर्ब किया जाता है। सबसे पहले कमर चीमा साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर चीमा साहब, मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया, जो कि वैगनार जो एक पैरा मिलिट्री ग्रुप है रशिया का, उसने बगावत की, म्यूटिनी की, और उसके बाद ये मामला हल हो गया बग़ैर खून खराबे के। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि आपने जिस तरह बात की ब्लैक वाटर की, आपने बात की वैगनर की। अब क्वेश्चन तो जो सिंपल हमारे सामने वो ये आता है कि जो ये ममालिक हैं बेसिकली डरते हैं कि जब ये जंगों में जाते हैं तो ये डरते हैं कि अगर इनकी अवाम, इनके फौजी मारे गए तो उसका पब्लिक बैकलैश आएगा, तो ये मर्सनरीज हायर कर लेते हैं। हम्म। हमने भी ये हमसे भी जो है वो जुर्म करवाया गया हम्म। बैक इन 80s 70s जब हमने हम्म। तालिबान बनाए, और हम्म। वो सारे क्योंकि इस्लाम के इर्द गिर्द थे, फिर वो हमारे हाथों से निकल गए, हम्म। वो अलकायदा बन गई, कोई कुछ बन गया, तो फिर हम उनको खत्म करने के चक्कर में लगे रहे। हम्म। तो ये बेसिकली वो चीज, ये एक शक्ल ये है वैगनर वाली, ये जो मर्सनरी ग्रुप है। हम्म। और वो अपनी ऑडियो मैसेज पे मैसेज रिलीज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जैसे वो उन्होंने कहा ये मार्च फॉर जस्टिस है, और ये व्लादिमीर पुतिन की जो है वो प्रेसिडेंसी या मॉस्को को खत्म करने के लिए या उनको हटाने के लिए नहीं है। तो हम्म। लगता तो ये है हमें कि इंटरनेशनली जब जो ग्रेट पावर्स हैं उनको जैसे जैसे जो जो अच्छा लगता है वो अपनी मर्जी से वो प्लान्स बना लेते हैं, वो ऐसे हम्म। ग्रुप्स को हायर कर लेते हैं। और हमारे लिए तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि 2023 में भी ऐसे ग्रुप आपको
रशिया और यूरोप में मिल जाएंगे, ये बड़ी परेशानी की बात है कि ये जो वॉर की जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर है, इसका बेसिकली जो लार्जली जो नुकसान है, वो लगेगा कि स्टेट सॉवरेनिटी कोई नहीं है। हमें तो ये समझ लगी थी कि आप जंग लड़ सकते हैं अपने झंडे के साथ, लेकिन अगर एक कोई ऐसा ग्रुप है जिसका झंडा ही कोई नहीं है, वो किसी झंडे के बगैर लड़ रहा है और उसकी मोटिवेशन सिर्फ पैसा है, तो वो क्या जंग लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन को ये था कि अगर मेरे फौजी ज्यादा मारे गए तो ये ना हो कि मेरे खिलाफ बगावत हो जाए या फौज मेरे खिलाफ नफरत करे। तो उन्होंने भी बेसिकली इस वॉर को जो है ना आउटसोर्स कर दिया और आगे ग्रुप को दे दिया। तो फिर आगे जारी बात है, उनके फिर अपने मसले होते हैं जब आप जंग के मैदान में उतरते हैं, और अमेरिका तो इसको बड़े केयरफुली देख रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो एक जर्मनी जो है वो अपनी एक बटालियन जो है वो लैटविया या लिथुआनिया में जो है वो डिप्लॉय कर रहा है, बिकॉज वो डर रहे हैं। यूरोप तो डर रहा है सारे का सारा कि ये ना हो कि ये कहीं दहशत, इनको दहशतगर्दी कहते हैं, वो ये ना हो कि ये कहीं यूरोप में घुस आए और हमें टारगेट करना शुरू कर दे। इनके पास दुनिया का एडवांस किस्म का जो है वो वेपन है। तो लग तो ये रहा है कि एक अजीब किस्म का, ये जिसे कहते हैं ना, एक सपना सा लग रहा है कि आज भी ऐसे हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के रेफरेंस में हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हमें ग्रेट पावर्स की आशीर्वाद चाहिए होती है। ठीक है, तालिबान बनाए, फिर उन्होंने कहा खत्म करो, हमने खत्म कर दिए और हम अब और तरफ चल पड़े। लेकिन आज भी जो रशिया ने ये किया है, अमेरिका भी, अब आपको पता है, इराक और अफगानिस्तान में ये करता रहा है। लेकिन बल्कि आपको याद होगा जो रेमंड डेविस था, जिसने हम्म। 2 पाकिस्तानियों को मार दिया था, वो भी तो ब्लैक वाटर का ही बंदा था। डॉक्टर साहब और उसको बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, लेकिन ये बहुत करीब समझे जाते थे प्रेसिडेंट पुतिन के, और कहा यह जाता है कि ये मशहूर बिजनेसमैन थे, इनकी चेन थी रेस्टोरेंट्स की सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, और उसी दौरान में जिस वक्त पुतिन साहब सिटी पॉलिटिक्स करते थे तो इनकी कुर्बत वहाँ पे बढ़ी और फिर ये क्लोज कॉन्फिडेंट कहलाए। तो आपको लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था $6.2 बिलियन को हथियाने का, या हकीकत में इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हुए जो कि अब जिसका तस्फिया हो चुका है? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये फॉल्स फ्लैग था, ये एक रियलिटी है। और उसकी वजह यह है कि देखें इसका पुतिन को क्या नुकसान हुआ है। पुतिन की ग्रिप कमजोर हुई है। मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर जो बाहर से कोई नहीं कर सका, वो अंदर से ये चीज नहीं, हो गई। लेकिन डॉक्टर ठीक है। साहब ग्रिप और तो उस वक्त कमज़ोर होती ना कि जिस वक्त दूसरे भी इसमें शामिल होते, कोई खून खराबा होता और तस्फिया नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि ये जिस तरह का एक धूल झोंका गया है इंटरनेशनल सोसाइटी की आंखों के अंदर, और फिर आपने देखा कि उसी दौरान वो जो एक टाइटैनिक को देखने के लिए शिप जो गई थी वो सिंक हो गई और सारा मीडिया उस पर लगा रहा और पीछे से ये सारे मामलात हुए। तो ये तो हमसे छुपा हुआ था। आपकी बात सही है डॉक्टर साहब, ये ठीक है, आपको फॉर अ मोमेंट तो आपको लगेगा। लेकिन द क्वेश्चन ये है कि लार्जली इससे पुतिन की जो पोजीशन है वो कमजोर हुई है। हम्म। पुतिन कंप्रोमाइज हुआ है, उसकी फौज कंप्रोमाइज हुई है, उसकी डिफेंस मिनिस्टर के बारे कहा जा रहा है उसको रिमूव किया जाए। तो ये हम्म। बहुत सारी जो चीजें हैं, देन अमेरिका ने एक और एंगल से चीजों को देखना शुरू कर दिया। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है वो वेस्ट जो है वो इस तरह की जो कू है उसको स्पॉन्सर कर रहा है और वो चाह रहा है कि ये चीजें इस तरह की हों ताकि रशिया अंदर से भी इंगेज हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, आपने जो शुरू में इंट्रो दिया, देखिए जब आप पावर में आते हैं, जब आपके पास पोजीशन होती है, जब फाइनेंस आता है, वेपन आता है, तो फिर आपकी नीयतें बदल जाती हैं, फिर दोस्तियां तो नहीं रहती, फिर तो आप अपने इमीडिएट जो हम्म। इंटरेस्ट होते हैं उनको वॉच कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उनको उनको ये बड़ा शदीद धचका लगा है। और उनकी जो वॉर ऑन यूक्रेन है उसको भी धचका लगा है। और यूरोप इटसेल्फ घबरा इसलिए गया है कि सारे का सारा यूरोप समझ रहा है कि ये मर्सनरीज कहीं हमारे ऊपर, जैसे मैंने बताया, जर्मनी अपनी फोर्सेस मजीद ईस्टर्न यूरोप में या वो ममालिक जो रशिया के करीब है वहां पे या बॉर्डर पे उन पे डिप्लॉय कर रहा है ताकि ये कहीं आउटफ्लो ना कर जाए। इसको हर कोई अपने एंगल से देख रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। और ये भी एक पता चला कि इतने बड़े पैमाने पे जब आप ग्रुप्स को आर्म कर देते हैं तो वो फिर रियासत के खिलाफ भी उठ खड़े हो सकते हैं इस तरह। तो ये पावर की चीजें तो भी हमारे यही सामने आपने आती हैं, सही गो के इनकी। फरमाया, सही फरमाया डॉक्टर साहब, पावर की तो यही रियलिटी। हमारे साथ मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपको वेलकम करते हैं सर प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, सैयद मोहम्मद अली साहब, ये काइंडली बताइएगा कि इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा साहब बात कर रहे थे प्लाजिबल डिनाएबिलिटी की, कॉस्ट की, कैजुअलिटीज़ की,
कि इससे बचने के लिए इस तरह के प्राइवेट ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ है उनको हासिल किया जाए। हमने देखा कि रशियन यही ग्रुप जो है वो सीरिया के अंदर भी इन्वॉल्व था, फिर सूडान के अंदर भी था, फिर 2014 में क्रीमिया में भी नज़र आया, दुम्बास में भी नज़र आया। तो इस सारी सूरत हाल पे आपका अपना तजिया क्या कहता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई एम श्योर कि आप दोनों नज़र से तकरीबन 500 साल पहले मैकियावेली साहब ने एक बड़ी मार्कतुल आरा किताब लिखी थी, द प्रिंस। जी, आई एम श्योर आपकी नज़र से गुजरी होगी। जी, उसमें उसने एक बड़ी एक प्रोफाउंड और टाइमलेस नसीहत की है कि नेवर ट्रस्ट द मर्सनरीज। और आई थिंक ये बड़ी जमा मकान से बालातर एक बड़ा सिंसियर मशवरा है। उसकी वजह ये है, जैसा डॉक्टर चीमा भी अभी कह रहे थे, कि जो भी आप नॉन स्टेट एक्टर्स को डेवलप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके ऑब्वियसली जो मफादात होते हैं वो कोई स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के साथ हर वक्त कंपैटिबल नहीं होते। जब तक आप उनको मैनेज करते हैं, उनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, तो वो बिहेव करते हैं और आपके साथ चलते हैं। लेकिन जब वो रियासत के मकासद पूरे हो जाते हैं या वो इस हद तक अपने आप को डेवलप कर लेते हैं कि रियासत की सॉवरेंटी को चैलेंज करने लग जाएं, तो ये तो 500 साल की तारीख है। हालांकि ऑब्वियसली जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर 20वीं और 21वीं सदी पे फोकस करता है, लेकिन हकीकत ये है कि मर्सनरी आर्मीज का जो कॉन्सेप्ट है ये तो हज़ारों साल पुराना है। आपको याद होगा इवन रोमन एम्पायर भी जो थी वो भी मर्सनरी ग्रुप्स को डेवलप और कल्टीवेट करती थी। खैर, एनीवे, कमिंग टू द रशियन एग्जांपल, अभी क्या हो रहा है देखें। बुनियादी तौर पे अगर मैं बिल्कुल अनबायस्ड, अनइमोशनल, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करूं, यूक्रेन वॉर के अंदर अगरचे बयानिया जो है और जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो हेविली वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पहुंचती है, और डिफरेंट या इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है। हकीकत इस वक्त ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों जानिब से यूक्रेन में लड़ रहे हैं। ये यूक्रेन के अंदर जो वॉर लड़ी जा रही है ये प्रॉक्सी वॉर है। जब वापस आएंगे तो इस वॉर का मुस्तकबिल क्या है? इस सारी डेवलपमेंट के बाद क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि यूक्रेन की वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, प्रेसिडेंट पुतिन को अपने पावर को गिव अप करना पड़ेगा, या एटलीस्ट कम से कम स्ट्रैटेजी जो है अपनी वो तब्दील करनी होगी? इसका जवाब हम ब्रेक से वापसी पे लेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सैयद मोहम्मद अली जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे कि यूक्रेन की वॉर जो है बुनियादी तौर के ऊपर प्रॉक्सी वॉर है जो कि यूरोप और रशिया के दरमियान में चल रही है। जी मोहम्मद अली शाह साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जी बहुत शुक्रिया। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप देखें, और ये वॉर जो है ये वॉरफेयर से बियॉन्ड है। मैं ये कह रहा हूँ वॉर से मुराद ये है कि मगरबी ताकतें और रूस जो है वो सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जरिए से एक दूसरे से बरसरे पैकार नहीं है, बल्कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म है कि अपने तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को हर डोमेन में वो एक दूसरे को कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दूं, देखें 4-5 डोमेन्स की हम बात कर लेते हैं मोटी मोटी। इंफॉर्मेशन डोमेन में आप देख रहे हैं कि वेस्ट का बयानिया जो है वो हेविली डोमिनेट कर रहा है यूक्रेन के हवाले से रशिया के मुकाबले में। आप तक, हम तक ज्यादातर मगरबी इतलात या बयानिया पहुंचता है। ये हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताइएगा कि वो क्यों डोमिनेट कर रहा है। क्या सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे हैं, या हमारी रसाई डायरेक्ट रशिया तक नहीं है, या रशियन जो मीडिया है वो इतना तकड़ा नहीं है? वजह क्या है? देखिए, ये एक कोई इखलाकी मामलात से बालातर होती है अनफॉर्चुनेटली जंग। मैं आपको यूं बताऊं कि अगर रशिया टेलीविजन मुझे फ़ोन पे मेरा तज्जिया लेता है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फ़ोन जो है वो बहुत दफ़ा उसके ऊपर साइबर अटैक्स भी हों। तो ये नॉर्मल बात है, तो इसमें कोई इखलाकी या मीडिया की आज़ादी की बात नहीं है। एक तो ये है कि मगरब की जो टेक्नोलॉजी है
उसकी जो डोमिनेंस है और वो भी सुपीरियर है, उसका बयानिया भी ज्यादा पॉपुलर है, उसका कंटेंट और लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है, और उसके अलावा उसका जो असर रसूख आलमी मीडिया में है वो रूस के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। ये तो एक अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है जो कि देयर इज नथिंग फेयर अबाउट इट। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन से अब मैं इकोनॉमी की तरफ आना चाहता हूँ क्विकली, जो कि बहुत अहम पहलू है, जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की भी जो फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असरात जो यूक्रेन की वॉर के वो हम पे पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी है वो यूक्रेन वॉर के जरिए असरअंदाज हुई है। तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ गई हैं, फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों दुनिया की एनर्जी और फूड सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स हैं। अच्छा, दूसरा पहलू, अच्छा, और मगरबी दुनिया ने जब रशिया को सैंक्शंस के जरिए से आइसोलेट करने की कोशिश की तो उसके नतीजे में रशिया ने ईरान, इंडिया और ऐसे ममालिक, नॉर्थ कोरिया जो कि मगरबी दायरे इख्तियार या रसूख से बाहर हैं, उनके साथ अपने तिजारती रवाबित बढ़ा दिए हैं ताकि वो सर्कुमवेंट कर सके, अवॉइड कर सके उन सैंक्शंस के इकोनॉमिक पेन को। अच्छा, तीसरा पहलू जो है वो डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेसी में भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ एससीओ की एवोल्यूशन थोड़ी सी तेज हो गई है, और आपको क्लाइमेट चेंज हो, फूड सिक्योरिटी हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, कोविड क्राइसिस हो, ये तमाम इस मुखासमत का असर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर भी पड़ रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा और जो दीगर आलमी इदारे हैं उनकी एबिलिटी टू अचीव कंसेंसस इवन ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज वो भी काफी अफेक्ट हुई है। अब आखिरी जो पहलू रह जाता है वो मिलिट्री का है। उसकी जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, वो बुनियादी तौर पे इनडायरेक्ट है, लेकिन ये वॉर लॉन्ग वॉर है, वॉर ऑफ एग्जॉशन है, इसमें कोई डिसाइसिव बैटल्स नहीं है, ये लैंड ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं है, क्योंकि दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसलिए सीज फायर होने के चांसेस बहुत कम आपको इसलिए नजर आते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन जो है वो एक मगरबी हलीफ बन जाए, जबकि रूस के लिए ये एक रेड लाइन है। तो दोनों के दरमियान एरिया ऑफ कन्वर्जेंस आपको ऑलमोस्ट नहीं नजर आता। और आप ये भी जानते हैं कि रिसेंटली रशिया ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स भी डिप्लॉय किए हैं और उसका ऐलान भी किया है, यानी कि ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी कर रहे हैं मॉस्को की जानिब से कि आप हमारी रेड लाइंस को क्रॉस करेंगे तो देयर इज अ लेवल टू व्हिच वी कैन टॉलरेट द वेस्टर्न एक्सपेंशनिज्म। तो एक जानिब वेस्टर्न एक्सपेंशनिज्म है और दूसरी तरफ रूस की सर्वाइवल की जंग है, और वो एंटेगनाइज फील करता है और इनसिक्योर फील करता है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों के दरमियान एरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया जी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अगर आप सवाल करना चाहें। जी, तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं, आपने कहा सीज फायर होने के भी जो है वो कोई नहीं है, आप ग्लोबल पार्ट्स का इसमें क्या इंटरेस्ट देखते हैं? अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका और चाइना और इंडिया इस हवाले से एक बात करने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर। आप देखते हैं कि चाइना ने जो रिसेंटली कोई फॉर्मूला पेश किया था वो कुछ चीज़ों को ठंडा कर सकता है, या कोई मुस्तकबिल इस खित्ते का या यूक्रेन के हवाले से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या क्या आप समझते हैं कि रशिया इस वक्त जो है वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है? अच्छा, बहुत अहम सवाल किया। मैं मुख्तसरन 3 एस्पेक्ट से इसका जवाब दूंगा। पहला एस्पेक्ट ये है कि देखिए, मैं रियलिस्ट पैराडाइम में बात कर रहा हूँ, हकीकत पसंदाना अंदाज में। तो देखिए, अमेरिका को मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के बाद तकरीबन 24 साल के बाद एक सुनहरी मौका हाथ आया है, जिसके जरिए से वो रूस को ना सिर्फ मिलिटरीली एग्जॉस्ट कर सकता है, इंटेंगल कर सकता है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर सकता है, इकोनॉमिकली कोर्स कर सकता है, और साइकोलॉजिकली एम्बैरस कर सकता है। कि आप ये समझते हैं कि जो लोग मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसमें से रशिया के थिंकर्स और डिप्लोमेट्स मतलब बहुत सफ़े अव्वल में शामिल हैं, तो उनको वो एम्बैरस कर रहे हैं कि आप एक ग्लोबल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं जो कि करंटली अमेरिका लेड है। आप तो एक छोटे से हमसाये के साथ ओहदा बरा होने के जोगे नहीं है। तो ये बहुत एक एम्बैरसमेंट और फ्रस्ट्रेशन का मुकाम भी रूस के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ आप जब बात करते हैं कि चाइना या किसी और मुल्क की जो इंटरवेंशन है, मेरे ख्याल में
वो अमेरिका और मगरबी दुनिया के जो मफादात हैं उनके साथ नहीं है कि फौरी तौर पे जंग बंदी की जाए, क्योंकि उनका असल मकसद जो है वो यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सलामती से ज्यादा ग्लोबल ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में अपने एक उभरते हुए मुस्तकबिल के हरीफ को एग्जॉस्ट और स्ट्रैंगुलेट करना है। तो जब तक वो अपने मकासद हासिल नहीं कर लेते, मैं समझता हूं कि किसी भी पीस मिशन या इंटरवेंशन या मीडिएशन की कोशिश जो है वो अनलाइकली है कि वो मगरबी दुनिया और ताकतों के लिए एक्सेप्टेबल हो। जहां तक रूस का ताल्लुक है, रूस ने तो जाहिर बात है अपनी जो एम्बेरसमेंट है और अपनी इनएबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स ह्यूज मिलिट्री माइट इनटू पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, उसको उसने थोड़ा सा फेस सेविंग भी चाहिए। और ये जो कल परसों के वाकयात हुए हैं वैगनर के ग्रुप के हवाले से, इसने मैं समझता हूं कि दाखिली सियासी सतह पे जो रूसी क़यादत है उसको उसके हवाले से बहुत से सवाल और चैलेंजेस उठा दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस वॉर फटीग और इकोनॉमिक पेन का असर वहां की आवाम पे, फौज के मोराल पे पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए मैं समझता हूं कि रूस की क़यादत ने कॉम्प्रोमाइज किया रादर दैन के एस्केलेशन डोमिनेंस पे जाते वो वैगनर ग्रुप के खिलाफ। अच्छा तो डॉक्टर साहब, लग रहा है बिल्कुल कॉस्ट भी। मैं चाह रहा हूं कि इस गुफ्तगू को हम किसी नतीजे तक पहुंचाएं, इसलिए थोड़ा सा माजरत के साथ मैं इंटरवीन कर रहा हूं। आपने फरमाया कि अमेरिकन्स का ये ख्याल है कि यूएस लेड जो ऑर्डर है उसको तब्दील करने की एक काविश है रूस की और चाइना की और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे या दूसरी मल्टीलैटरल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्लेटफॉर्म पे, जबकि चाइना और रशिया इस तरह का क्लेम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ख़ुद अमेरिका के अंदर बहुत सारे रियलिस्ट ये समझ रहे हैं कि रशिया इतना ताकतवर नहीं था जितना चाइना ताकतवर था। हमें चाहिए था कि रशिया को अपने साथ मिलाकर चाइना को कंटेन करते, इसी तरह जिस तरह माजी में चाइना को साथ मिला के हमने सोवियत यूनियन को आइसोलेट किया था। इस पे आपका टेक ऑन क्या है? देखिए, जो पावर है, आपको याद है मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में गुजारिश की थी, वो कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल रियलिटी नहीं है। वो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हिस्टोरिकल तमाम चीज़ों का एक मजमुआ होता है। आपकी आइडेंटिटी, आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर और आपकी मटेरियल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, तमाम चीज़ों का एडमिक्स होता है। तो रशिया के बारे का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो खाली मटीरियली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। रशिया की अगर आप 750 साल की हिस्ट्री पढ़ें तो ऑब्वियसली जो बीच में आपको 80-90 साल की जो कम्युनिस्ट रिजीम नजर आती है उससे बाला तक होके आप देखें तो दे हैव अ लॉट ऑफ प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जानते हैं कि दोनों जंगे अजीमों में उन्होंने कितनी ज्यादा जानों का नुकसान बर्दाश्त किया। दूसरी जंग अजीम में सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूं, जापान और जर्मनी तबाह हो गए, लेकिन जो मजमूई हलाकतें हुई हैं उनके शहरियों और सिपाहियों की, जापान और जर्मनी की कैजुअलिटीज को मिला भी लिया जाए तो रशिया की कैजुअलिटीज इनफरादी सतह पे इन दोनों से ज्यादा थी, लेकिन रशिया इमर्ज्ड एज द विक्टर। तो रशिया का स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता और सिर्फ इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करता। उनकी जो ख्वाहिश है, जिस तरह उन्होंने, आपको याद है कि जो फ्रेंच बड़े मशहूर एम्परर थे, उनको भी बहुत, नेपोलियन को भी हजीमत उठानी पड़ी थी। तो रशिया को डिफीट करना इतना आसान काम नहीं है, और क्योंकि उनकी वॉर स्टेमिना जो है वो उनकी आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे रिलाई करता है रादर देन मटेरियल कैपेबिलिटी। डॉक्टर साहब, लेकिन चलें डॉक्टर साहब, माजी में तो टेक्नोलॉजी हमारे पास इस तरह की नहीं थी कि आप पूरी पॉपुलेशन को वाइप आउट करें, पूरी फोर्सेस को वाइप आउट करें ना। उसमें तो चलें आपकी हिटलर हो या नेपोलियन हो, वो एग्जॉस्ट कर गए थे बुनियादी तौर पे रशिया के अंदर। आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर के अंदर आपको लगता है कि रशिया अब भी सर्वाइव कर जाएगा अगर खुदा ना करे कोई वॉर इस ग्लोबल लेवल पे छिड़ती है तो? देखिए, ये जो वॉर की नौयत है यूक्रेन के हवाले से, मैं जाती तौर पे आपसे एग्री करता हूं कि रशिया की स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली जो थी वो सही नहीं थी, क्योंकि उसने कन्वेंशनल मींस का, अगर उसका ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज था तो रिजीम चेंज आप आर्मर्ड कॉलम्स भेज के और एयरफील्ड बम्बार्डमेंट करके तो नहीं कर सकते। यू कुड हैव सेंट अ कमांडो रेड।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मोदी साहब का जो विज़िट है और लेन देन जो हुई अमेरिका और इंडिया के दरमियान में, उसके असरात साउथ एशिया के ऊपर और बिलखुसूस पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर क्या पड़ते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़िट है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर, और दो किस्म के उन्हें डिनर्स दिए गए, एक गाला था और एक ऑफिशियल डिनर था, और उसके बाद बहुत सारी एक्सचेंजेस हमें नज़र आती हैं। यहाँ तक कि हैवी इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिसेस भी वहाँ पे हुए। अमेज़ोन ने कहा तकरीबन 2030 तक $32 बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसी तरह गूगल ने भी कोई $10 बिलियन के प्रॉमिसेस किए हैं। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के असरात साउथ एशिया पे जनरली क्या पड़ेंगे? क्या बैलेंस ऑफ पावर इससे डिस्टर्ब होता है? और अगर इससे बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? और अगर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और मुकम्मल तौर पे इंडिया अपने सारे अंडे अमेरिकन बास्केट में डालता है और अमेरिका पूरा टिल्ट करता है इंडिया की तरफ, उस सूरत में क्या पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा? तो इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये सारी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, आप खुद इस वक्त अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं, वहाँ पे क्या बातचीत चल रही है इस हवाले से? डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना भी अमेरिका का कॉरपोरेट पिवट है ना, वो इंडिया बनता जा रहा है। आप एप्पल को ले लें, टेस्ला को ले लें, बड़ी बड़ी माइक्रोन को ले लें, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, दे आर पुटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अभी आपको पता है जो सीईओ समिट हुई थी, वहां पे मोदी साहब ने एक शर्ट भी दिखाई, बाइडेन के साथ बैठे हुए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि अमेरिका एंड इंडिया, वो ये बात कह रहे थे। तो वो तो इकोनॉमी की बात हो रही है, वहां पे बिजनेस की बात हो रही है। जारी बात है इंडिया को ये है कि हम कुछ इनसे निकाल लें, और यूरोप और जो अमेरिकन है उनका वन पॉइंट एजेंडा है टुवर्ड्स इंडिया, एंड दैट इज चाइना। वो लेकिन आगे फिर चाइना, इंडिया की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना ज्यादा ग्लोबल सप्लाई चेन अपनी तरफ खींच लेता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर साहब, मैं आपको बात बताऊं कि अमेरिका जो है समहाउ उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने इंडिया को ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है उसका जो कंटेंडर है या उसको वो देनी है। और इसमें अगर आप देख लें कि अभी नरेंद्र मोदी साहब इजिप्ट भी गए हुए थे और वहां पे भी प्रेसिडेंट सीसी से मिले और सारा कुछ हुआ, तो वहां पे भी ये कहा गया कि जो ग्लोबल साउथ का जो इनिशिएटिव है उसमें हम सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाइना को पॉलिटिकली मैनेज करने के लिए जो बड़ा चंक है ग्लोबल साउथ का, उसको समहाउ इंडिया के साथ अलाइन कर दिया जाएगा। इंडिया अपना आपको ये कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया G20 की चेयरमैनशिप उनके पास है, लीडरशिप उनके पास है। उन्होंने कहा जी हम सारे अफ्रीका को मेंबरशिप दिलवाना चाहते हैं G20 की। सो इट मींस के जो इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है काफी ज्यादा अफ्रीका में, वो पॉलिटिकली अब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्पीड में है। बड़ी जल्दी है इंडिया को कि कहीं चाइना वो स्पेस ना ले जाए। चाइना को इतनी जल्दी नहीं है, हालांकि उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस सारा, लेकिन ये जो अमेरिका इनसे ये चीजें करवा रहा है उसमें एक तो ये जैसे मैंने कहा कि जो जो टेक फॉर्म्स है उनका जो पिवट है एशिया के अंदर वो इंडिया बनेगा। दूसरा मैंने आपको बताया ग्लोबल साउथ के हवाले से सारी की सारी, खैर पाकिस्तान तो डिस्कस ही नहीं करता ग्लोबल साउथ, मेरे ख्याल है हमारी लीडरशिप को पता ही नहीं है कि ग्लोबल साउथ भी कोई टर्म भी है, इन्होंने कभी बात ही नहीं की, शर्मिंदा से रहते हैं इस हवाले से। और दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है कि जो इंडो पैसिफिक है उस हवाले से वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक। और तीसरा आपको पता है कि चौथा, यहाँ पे जो डियास्पोरा है वो बड़ा मजबूत हो गया जी इंडिया का, उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आया है, वो बहुत ज्यादा जो इंडियंस है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इंग्रेस कर गए हैं, अभी जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और बहुत कुछ। तो मुझे लगता है कि ये सारी वन साइडेड स्टोरी है। हम तो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर, और आपको पता है जो ज्वाइंट आपने पिछले दिनों डिस्कस भी किया था, ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी उसमें भी हमें उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कॉर्नर में खड़ा कर दिया। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो इंतहाई, जैसे मैं कहता हूं, एक अनडिप्लोमेटिक जवाब दिया कि हिना रब्बानी खान और बिलावल भुट्टो जरदारी सारा टाइम जहाज लेके दुनिया में घूमते रहते हैं, और जब ये स्टेटमेंट आई ज्वाइंट व्हाइट हाउस की, मोदी साहब की और बाइडेन साहब की, तो बिलावल साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमें इंटरनली हालात ठीक करने चाहिए। खुद सारा टाइम बाहर होते हैं,
हमें आके घर में कहते हैं बाहर की बातें ना करो, घर की बातें करो। ये तो चीमा ये साहब, हमें तो डिफेंस कुछ मिनिस्टर जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि इससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी भी इस तरह की स्टेटमेंट थी, अगर पाकिस्तान की कॉस्ट पे ये बातें ना हो रही हों तो। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने फिर भी कुछ स्टेटमेंट तो दी है ना एटलीस्ट, के चलो मोदी को एक पॉलिटिकल बयान दे दिया, बुचर ऑफ गुजरात कह दिया, बाइडेन को कहा कि आप अपने फैक्ट्स ठीक करें, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये देखिए इंडिया की एक कांस्टेंट कामयाबी है कि वो जितने बड़े पॉलिटिकल फोरम्स पे जाता है वो पाकिस्तान के हवाले से टेररिज्म के वो फ्लैग कर देता है। गो के वो जितने मुल्क हैं वो पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस में इंडिया की उस बात को नहीं मानते कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लेकिन समहाउ इंडिया वो लेके आया हुआ है। तो क्योंकि हमारी आपस में घर में लड़ाइयां हो रही हैं, हमें ये नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है, ना सियासतदान बोलते हैं, ना जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो अपने मसलों को देख रही है, ठीक है, फाइनेंस के मसले हैं, तो हम ठीक है उन चीमा चीजों में साहब, फंसने हुए। लेकिन इंडिया दे हैव पेनिट्रेटेड अ लॉट। जी ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अली, कमर चीमा साहब ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। एक ये कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इंडिया को देना चाहता है अमेरिका, इस पे रिएक्शन पाकिस्तान का क्या होगा। दूसरा, अमेरिकन्स बड़े आइडियल अंदाज से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जनाब वो सिविलाइजेशंस जो हमारी हैं उसके अंदर हम आएंगी है, इंडस सिविलाइजेशन और प्लस जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है, दोनों के अंदर डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है, हम मार्केट इकॉनमी पे बिलीव करते हैं, तो जस्टिफिकेशन आपको बड़ी आइडियल नज़र आती है। फिर तीसरी तरफ अगर वो चाइना के साथ चाइना को कंटेन करना चाहते हैं तो एक तरफ तो कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट रखी हुई है। इस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन ने विज़िट पे किया था, आपने देखा, और उनको थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको खम नज़र आता है जिस वक्त वो प्रेसिडेंट शी से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो ये बातें कर रहे हैं कि हमने चाइना को कंटेन करना है, हालांकि चाइनीज़ इकॉनमी ऑलमोस्ट 19 ट्रिलियन डॉलर्स की है और इंडियन इकॉनमी जस्ट उनका दावा है कि इस साल के आखिर तक 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक चले जाएंगे। कहाँ 4 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ 19 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रहेगी? देखिए, बहुत जामिया आपका सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन इसका जवाब दूँ। देखें, अगर पाकिस्तान और भारत के जो रवासिम हैं अमेरिका के साथ, उसको आप कंपेयर कर लें और एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लें 3 डोमेन्स, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी, तो ऑब्जेक्टिवली और अनइमोशनली बैलेंस शीट का रिजल्ट क्या है? देखें, डिप्लोमेटिकली जिस तरह चीमा साहब ने बहुत जामिया अंदाज में एक्सप्लेन किया कि वो तो जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत अहम रोल अमेरिका भारत को देना चाहता है, और वो खाली जोग्राफिकल नहीं है। मैं एज IR स्कॉलर इसको बियॉन्ड चाइना समझता हूँ, बल्कि कई लीडिंग इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं वो बारहा पब्लिकली कहते रहे हैं कि इंडिया को अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में कोऑपरेट इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि उसका अल्टीमेट नेशनल इंटरेस्ट है, अगर उसने एक बड़ी पावर बनना है। क्योंकि बड़ी पावर आलमी सतह पे किसी की सबॉर्डिनेट तो नहीं होती। नंबर 1, वो चाइना के खिलाफ यूज होना उनके कोई कौमी मफाद में नहीं है। अलबत्ता अमेरिका अगले 10-20 साल की जो प्लानिंग कर रहा है दुनिया के हवाले से, ऑब्वियसली उसका गोल जो है वो स्टेटस को प्रिजर्व करना है। तो उसी हवाले से वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका बुनियादी इंटरेस्ट जो है, इससे कतई नजर कि वो कहता क्या है, वो ये है कि इंडिया को इंडस्ट्रियल ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट बनाया जाए, कल्चरली, इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली, ताकि जब इंडिया अगर ग्लोबली फ्यूचर में 10-20 साल बाद कोई बड़ी पावर के तौर पे इमर्ज करता है, तो वो इंटरडिपेंडेंस जो दोनों ममालिक के दरमियान होगी वो डिसइंसेंटिवाइज करेगी एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी अगेंस्ट द US। तो ये बात जो है असल मामला है जो कि पब्लिक में इस तरह आता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, लेकिन टाइम हमारे पास ऐसा शॉर्ट है। आपकी जो एक्सप्लेनेशन है बड़ी यूनिक है, अब तक ऐसी एक्सप्लेनेशन हमने अब तक सुनी नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया पे डिबेट नहीं होती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। आप दोनों ने बहुत बेहतर अंदाज से डिबेट किया है इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर, और अगर इसको मैं कंक्लूड करूं एक लफ्ज़ में तो मैं ये कहूँगा, एक जुमले में,
मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात को बेहतर करने होंगे और रिफ़ॉर्म्स के बगैर मुमकिन नहीं है। इंडिया ने भी अंदरूनी मामलात 1990s में बेहतर किए थे अपने रिफ़ॉर्म्स के साथ। जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स नहीं लाएंगे अपनी सोसाइटी, अपनी इकॉनमी एंड पॉलिटी के अंदर, जब तक हम पाकिस्तान को सही डायरेक्शन पे नहीं ला सकते। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।